और अब बात करेंगे बजट के हवाले से, क्योंकि आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बजट के हवाले से बजट एक जायज़ा में हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस एडिटर इमरान सुल्तान, जो सूरत हाल हमारे सामने है, दो तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट ने चला भी जाना है। गवर्नमेंट क्या आवाम दोस्त बजट देगी या फिर IMF का जिस तरीके से मुतालबा है कि एक हकीकत पसंदाना बजट दिया जाना चाहिए। इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन और हम इसी का जवाब इन बोथ के स्पेस है। गुंजाइश नहीं है कि अगर वो कोशिश भी करे कि इलेक्शन ईयर बजट पेश करे तब भी उसके पास गुंजाइश नहीं है। और IMF का जो जिस हकीकत पसंदाना या रियलिस्टिक बजट के हवाले से बात की जा रही है, तो वो और मजीद क्या स्क्वीज करेंगे, मजीद कितना हम पाकिस्तानियों को निचोड़ेंगे या मजीद, क्योंकि जो करने वाले काम होते हैं वो इस वक्त होते नहीं है। जो रिफॉर्म्स के हवाले से बात है वो नहीं हो रही। बहरहाल इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अशफाक तोला साहब। आप रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, वजीर मुमलिकत। बहुत शुक्रिया तोला साहब आपकी तशरीफ आवरी का। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है इस्लामाबाद में इस वक्त, क्यू ब्लॉक में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो एक्टिविटीज़ हैं। कल बजट पेश होना है। सिर्फ सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि क्या अवाम दोस्त बजट पेश करने की पोजीशन में है इस वक्त हुकूमत, या रियलिस्टिक बजट होगा तो वो कितना हम पर भारी पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान। एक्चुअली देखिए, मैं आपको ये तो अभी तो बजट अनवेल होगा, शाम को इकोनॉमिक सर्वे आपका अनवेल होगा, और ये आपको पता है एवरी ईयर ये होता है। और 14-15 सालों से मैं और आप साथ ही डिस्कस कर रहे होते हैं। कभी मैं उस कुर्सी के तरफ बैठा होता हूँ, आज मैं कुर्सी के इस तरफ बैठा हुआ हूँ, टेबल की उस तरफ। टेबल के उस तरफ इशू ये होता है, टेबल के, सॉरी यार, चलो कुर्सी पे तो बैठे हैं ना यार। कुर्सी खतरनाक है, टेबल चलती रहती है। बहरहाल जी कंटिन्यू कीजिए। नहीं, कुर्सी आनी जानी है, दोस्ती सदा रहती है। तो कुर्सियों पे तो आपको पता है हमने कभी कंप्रोमाइज किए ही नहीं है। सही। मैं आपको ये कहता हूँ आपको कि देखिए, कोशिश हर हुकूमत की ये रहती है, चाहे ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो, कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। व्हेन यू आर इन द पब्लिक, आप पब्लिक की हुकूमत हो, डेमोक्रेसी की बात करोगे, तो जाहिरी बात है आपको पब्लिक बजट देना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है दिया जाएगा। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपसे डिस्कशन भी होती रहती है, आप माशाल्लाह इन चीज़ों को ज़्यादा समझते हो बिजनेस साइड से, कि आप इस वक्त फिस्कल स्पेस आपकी जो सबसे बड़ा इशू आपका जो चल रहा है वो है आपका इंटरेस्ट रेट का। और ये एक आपको बात पता है कि जी, मैं ये समझता हूँ आज 38% से, अगर आपने देखा होगा जो अखबारी तराशों में आपके भी अखबारों में आ रहे हैं, आपकी न्यूज़ पे भी आ रहे हैं, और दूसरे चैनल्स भी इसको कवर कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर का जो बजट है उसके ऊपर जो भी एनालिसिस इकोनॉमिक के लिए, वर्किंग के लिए किए गए वो 21% है। तो अगर 21% है तो वी कैन गेट अ साई ऑफ रिलीफ ऑफ अराउंड 17%। ये आपको मैं एक बेसिक मोडस ऑपरेंडी बताता हूँ। और आपकी जो ग्रोथ प्रोजेक्टेड है, जो कि आपको मीडिया में आ रही है, बट आई कैन नॉट कन्फर्म इट जब तक के इकोनॉमिक सर्वेस 4:10 पे अनवेल ना हो जाए। ओके। तो ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि उस वक्त इंशाल्लाह ये आपके सामने आ जाएगी, और आप जब देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं ये सर आप जो कह रहे हैं, हम यकीनन 4:10 का हमें इंतज़ार है। 0.3% GDP ग्रोथ की बात की जा रही है इस वक्त, जो कल से मीडिया में चल रहा है। कहाँ हम 5.9 5.79% थे, तो वहाँ से इतना बड़ा एक ड्रास्टिक जो गिरी है, इसमें यकीनी तौर से कोरोना के बाद तो किसी तरीके से मईशतें संभली, लेकिन पाकिस्तान में एक तो फ्लड आया, और फिर दूसरा रूस और रशिया की जो जंग है उसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की पूरी दुनिया के लिए, और स्पाइरल इफेक्ट जो वो पाकिस्तान के लिए भी देखा गया। तो इतना बड़ा एक ड्रास्टिक हम देख सकते हैं, कितनी गिरी होगी पाकिस्तान की GDP ग्रोथ? इमरान, सवाल भी आपने किया, जवाब भी आपने दे दिया। एक तो आप ही से सीखी हैं सारी चीजें सर, आप ही से सीखी हैं। चले, बहुत अच्छी बात है, मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ। देखें, ये आपने सवाल भी किया और जवाब भी दिया है कि ये जो कैटास्ट्रॉफी थी आपकी फ्लड की, उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पीड कर गया वो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी। आपने देखा होगा आपकी वीट की जो शुगर केन की और मेज़ की जो प्रोडक्शन है बड़ी अच्छी गई है। आप जहाँ मार खाए हैं वो सिंध और बलूचिस्तान और लोअर पंजाब, ये जो साउदर्न पंजाब जिसको हम कहते हैं, कुछ बेल्ट में जहाँ पर हमने मार खाई है कॉटन में और राइस में।
तो ये सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट था आपकी ग्रोथ का, जो कि जीडीपी ग्रोथ का कहते हैं। अब आपका बेस ईयर ज़रा लोएस्ट मिलेगा, तो इंशाल्लाह अगले साल आपकी ये जो जीडीपी ग्रोथ है, मैं समझता हूँ, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी है कि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़, ऐसी कैटास्ट्रॉफी या इससे थोड़ी लेवल कम की भी आए, हम इससे कहीं ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर लेंगे। दूसरी चीज़, आपको जो प्रेशर था वो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा प्रेशर था, और इसकी वजह से आपकी जो इंडस्ट्री थी रॉ मटेरियल के इंपोर्ट की वजह से आपकी कहीं बहुत ज़्यादा डिप कर गई, और -7.8 जो नेगेटिव ग्रोथ आपकी आई है एलएसएम में, एक वो बहुत बड़ा आपका एक उनसर था, जिसकी वजह से आपकी एक जीडीपी ग्रोथ जो थी वो बड़ी नॉमिनल सी रही है। ठीक है। तीसरा, कंसीक्वेंटली इसका जो स्पाइरल इफेक्ट आया आपका होलसेल और रिटेल ट्रेड में आया। हाँ। तो ये 3 चीज़ें आई। फिर आप आ जाए माइनिंग एंड क्वेरिंग के ऊपर, जो कि एक मेरे ख्याल से उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके पास उसमें, बिकॉज ऑफ द लेस प्रोडक्शन ऑफ आपकी स्वी गैस और ये जितनी भी बाकी चीज़ों की एक्टिविटी पे हुआ, उसका इम्पैक्ट आया। ये बात तो इन्हीं के रोज़ रोशन की तरह आया है कि आपका जो मसला था वो आपका बैंकिंग इश्यूज थे आपके पास, बट आपके पास चॉइस वॉज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, कि या तो आप इंपोर्ट को रेस्टलाइज करके अपनी इकोनॉमी को बचाते और डिफ़ॉल्ट से बचते। मगर आप आज ये मुझे बताएं, ये जो 5.9 या 6% ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, इमरान सुल्तान साहब, आप 2021 के 21-22 का जो बजट है उसको आप और उसके डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे जो देखेंगे, उसमें देखेंगे कि आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट रखा था $8 बिलियन का, विच वाज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 2% ऑफ योर जीडीपी। सही। और ये उसी वक्त मैंने रेड फ्लैग रेज किया था उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, पूरी इकोनॉमिक टीम को, कि जो बजट आपका है वो और आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो दोनों पोल्स अपार्ट हैं। और अगर आप इस लेवल का बजट लेके आते हैं, जो एक्सपेंशनरी बजट था जिसमें आपने बहुत ज़्यादा छूट दे दी थी, गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही थी और पता ही नहीं था, उस वक्त मैंने अगस्त 11 को मैंने ये अलार्म रेस किया था कि जी ये आपका फिजिकल ये जो आपका कैट जो होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, विल बी मोर देन $16 बिलियन। और अगर आज आप मिसाल ले लें, वो 8 बिलियन पे अगर हम रेशनलाइज करते और 17.4 ना होता, तो 9.4 अगर आज मेरे किटी में आप डाल दें, तो क्या मुझे IMF की इस वक्त ज़रूरत थी, या वो शराइत जो हमने बाद में मानी हो जिसकी वजह से हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा, क्या उन चीज़ों की ज़रूरत थी? आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं इमरान सुल्तान साहब कि 1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ाने से सबसे बड़ा जो लूज़र है वो गवर्नमेंट है। उसको 350 से 400 बिलियन रुपीज़ की डिश आउट करनी पड़ती है एक्सपेंडिचर में। जी, मैं सिर्फ आपको इस बात की कहता हूँ, आज हम इस बात पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते कि जी कि क्या 1 ट्रिलियन का 1+ ट्रिलियन 1.05 ट्रिलियन का क्या हम PSDP दे सकेंगे? क्या हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में क्या 200 अरब और दे सकेंगे ताकि हम पॉवर्टी एलिविएशन? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप मुझे बताएं। ये हुकूमत की 3 सवाल, हाँ। 3% अगर मैं गिरा दूं ना अपनी इंटरेस्ट रेट 21 से मैं 18 कर दूं ना, तो आई कुड सेव 1.2 ट्रिलियन, और ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स मैं अचीव कर सकता हूं और आपकी इंडस्ट्री भी ग्रो होगी। हाँ, व्हाट वी नीड टू डू इज टू रैशनलाइज दी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट एंड मोर सो द एक्सचेंज कंट्रोल। ठीक है, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, ये सो मेनी इफ्स एंड बट्स। अब देखना है कि हमारी इकोनॉमिक टीम जो है वो किस तरीके से इसको आगे लेकर चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद थे और ट्रांसमिशन हमारी जारी है। जी, अब आपको समझ में आया, वो कह रहे हैं कि मिल सकता है, जो आपका सवाल था ना कि जनाब एक अच्छा बजट मिल सकता है आवाम के लिए इलेक्शन ईयर के हवाले से, तो शायद मिल सकता है। बिल्कुल, हम इसके ऊपर बहुत से सवाल आते हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद होंगे। इमरान सुल्तान तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे कुछ देर बाद पेश किया जाना है, उसी पर मजीद तफसीलन हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस एडिटर इमरान सुल्तान स्टूडियोज़ में, जबकि हमें ज्वाइन करेंगे नईम मीर साहब, अंजुमन ताजरान के सदर हैं, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और अब्दुल रऊफ साहब चेयरमैन हैं कराची होल सेल्स ग्रोसरी एसोसिएशन के, ये भी हमें ज्वाइन करेंगे। और बजट में जो माशी अहदाफ हैं जिनको हासिल करने में मौजूदा हुकूमत नाकाम रही है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। जी इमरान सुल्तान। जी, सबसे पहले अब तो इकोनॉमिक सर्वे थोड़ी देर में आ जाएगा, डार साहब प्रेजेंट करेंगे,
और डार साहब जो है वो बड़ा उनका एक स्टेमिना जो हमेशा हम देखते हैं कि बजट स्पीच और इकोनॉमिक सर्वे में होता है तो डेढ़ घंटा तो कहीं नहीं जाता, वो सारी जो आदाद शुमार और कारकर्दगी पेश करते हैं। बहरहाल इस वक्त अब्दुल रऊफ साहब कराची होल सेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन और उनके साथ नईम मीर जो कि ऑल पाकिस्तान सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, इन दोनों से हम बात करेंगे। सबसे पहले मीर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, बजट को तो ज़रा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ऑस्टेरिटी मेजर्स के हवाले से बात की जा रही है कि रात 8 बजे तमाम कारोबार को बंद कर दिया जाए और इससे हकीकी मानों में हम एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ आएंगे। आपकी एसोसिएशन किस तरह से देख रही है हुकूमती इस इक़दाम को, आज इसका फैसला होने जा रहा है? जी देखें जी, जो तवानाई बचत प्रोग्राम है वो तो हमने देखा है कि उम्र ढल गई है हमारी, और जब भी ये नज़ला गिरता है तो दुकानों की बंदिश के हवाले से और कारोबारी औकातकार के तयन के हवाले से ही शुरू होता है और यहीं पे आके ख़त्म। जबकि जो एनर्जी को कंजर्व करना है उसके और भी बहुत ज़्यादा मेजर्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं लिए जाते और इस सेंसिटिव इशू को छेड़ दिया जाता है। आप देखें ना, एनर्जी तो कंजर्व होनी है कि आपके जो पंखे हैं वो ऑब्सलीट हो गए हैं, आपकी लाइटें ऑब्सलीट हो चुकी हैं, आपका पूरा जो ट्रांसमिशन का निज़ाम है, बिजली की ट्रांसमिशन का निज़ाम वो ऑब्सलीट हो चुका है जो लाइन लॉसेस बेपनाह करता है। इसी तरह आपने पेट्रोल की कंजम्पशन कम करनी है तो आप गाड़ियां कभी ऑड नंबर्स पर कभी इवन नंबर्स पर एक दिन चलाएं, और इसी तरह आपके जो सरकारी इदारे हैं जहां पर एयर कंडीशनर चलते हैं, जहां बिजली का ज़िया होता है, तो उस बिजली के ज़िया को आप बचाएं, आप फ्री यूनिट्स देना बंद करें। और अगर बचत करनी है तो ये बचत जो है ये सिर्फ ताजरों ने नहीं करनी, ये बचत जो है ये हमारे तमाम अदारों ने करनी है, हमारी अदलिया ने करनी है, हमारे जजेस साहबान हैं, हमारी पार्लियामेंट है, हमारी वफाकी काबीना है, हमारी हुकूमतें हैं, हमारे और दीगर एहलकार हैं, तो बचत तो सब ने करनी है ना, तो ये अकेला ताजरों ने तो बचत नहीं करनी। और दूसरी बात ये देखें कि जी अपना ये कह रहे हैं कि हम 1 अरब डॉलर जो है वो बचा लेंगे, तो 1 अरब डॉलर बचाने का मतलब तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये बिजली नहीं बनाएंगे, यानी बिजली ना बनाकर ही तो आप 1 अरब डॉलर की बचत कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप कोई प्रोडक्टिव सोच निकाले, आप इकोनॉमी को स्टैंड स्टिल करने जा रहे हैं, ये आपका कहना है। रऊफ साहब आपकी तरफ आते हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कर्जा भी मांगने जाते हैं तो हमारे वजीर मुशीर और सारे जहाज भर के जाते हैं पूरी दुनिया में वो कर्जा लेने। ऐसे में जो ऑस्टेरिटी होनी चाहिए, किफ़ायत शारी होनी चाहिए, वो मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से होनी चाहिए। वहाँ पर जो इतनी एक फ़ौज है उसको ज़रा थोड़ा सा कम करना चाहिए, उनके अखराजात कम करना चाहिए और फिर नीचे सारी चीज़ें। अच्छा, फिर दूसरा ये भी कि कारोबार अगर आप अर्ली शुरू करेंगे और अर्ली ख़त्म करेंगे तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ। अभी आपने कहा कि अर्ली कारोबार के लिए जो भी जो पैनिक सिचुएशन है कि ताजिर बरादरी तकरीबन नहीं मानती है। अब देखें, हमने लाइफस्टाइल अपना चेंज करना पड़ेगा। हमें जल्दी उठ के 8 बजे तक कारोबार को खत्म करना चाहिए। देखें, एनर्जी बचेगी तो पाकिस्तान बचेगा। पाकिस्तान का ज़र मुबादला 1 अरब डॉलर ज़ाया होता है एनर्जी सेक्टर की वजह से। जो एनर्जी जो हमारी ज़ाया भी होती है 20 से 30% तो आप समझ लें लाइन लॉसेस पे हो जाते हैं। और मैं आपको ये तजवीज़ दूंगा कि जितने सोलर सिस्टम है, जितने सोलर सिस्टम को राइज किया जाए, जितनी बिल्डिंगें बनती है ना जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑफिस की हो या रेजिडेंशियल हो, उन पे। अच्छा, आपसे हम रऊफ भाई आपसे हम बात जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त जरा लेके चलते हैं आपको इसाक डार साहब विफाकी वजीर खजाना रवा माली साल का इक़्तिदादी सर्वे इस वक्त पेश कर रहे हैं, तो रिपोर्ट इस वक्त पेश की जा रही है, जरा नाज़रीन आपको भी लिए चलते हैं। सरदार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पेश कर रहे थे और यकीनी तौर से इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में, पिछले अगर स्टेटिस्टिक्स उठाकर देखें, आदाद शुमार देखें, तो बड़ी ब्लीक पिक्चर इस वक्त इकॉनमी की सामने आई है। जो जीडीपी ग्रोथ के हवाले से कहा गया कि लास्ट ईयर जो 6% थी, इस माली साल वो ड्रॉप हुई और लेस देन 0.5% यानी 0.29% जो है वो जीडीपी ग्रोथ इस वक्त सामने आई है।
जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जीडीपी ग्रोथ टोटली 6% पे ज़रूर थी, लेकिन राइट आफ्टर 1 ईयर वो इतनी तेजी से गिरी कि वो 1% पे चली गई थी और फिर उसके बाद उन्होंने एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें वो बेस ईयर भी शामिल था, बेस ईयर इफेक्ट भी उसमें वो जब इफेक्ट हुआ तो उसके बाद एग्जैक्टली। और फिर दूसरा ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान को जिस बहुत बड़े एक अंधोनाक साने का सामना रहा पिछले लास्ट ईयर, इस यानी मौजूदा माली साल में, फिस्कल ईयर में, वो सैलाब था जो पाकिस्तान के 3 शहरों में सैलाब और उसकी जो बदहाली थी, पूरा का पूरा आपका एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया था और उसमें तकरीबन 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान की इकोनॉमी को लॉस हुआ। फिर उसके साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल हालात में चले जाएं तो रशिया यूक्रेन वॉर जो थी, जिसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया में जो कमोडिटी प्राइसेस थी उनका एक सुपर साइकिल रहा, कमोडिटी प्राइसेस में इजाफा हुआ और उसके बाद पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी उसने ट्रिगर किया आपकी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को। बहरहाल ये आदाद शुमार और सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपने गेस्ट पैनल का इस वक्त आपसे तारुफ करवाता चलूँ। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नईम मीर साहब, आप सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे जावेद बिलवानी साहब भी, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान अपैरल फोरम के, और शब्बीर मनशा छुर्रा साहब भी नाइब सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो इन तीनों से हमारी बात होगी और उससे पहले जो आदाद शुमार इस वक्त डार साहब पेश कर रहे थे उसमें उनका कहना था कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान की 0.29% जो है वो रही इस साल। एग्रीकल्चर ग्रोथ ये भी पाकिस्तान की बड़ी ड्रास्टिकली गिरी है और इस एग्रीकल्चर ग्रोथ जो गिरी तकरीबन 1.55% जो है वो पाकिस्तान ने अचीव किया। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन जो सबसे बड़ा मसला है, इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में, और जो तकरीबन 29% के करीब जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को महंगाई का सामना है और जिससे निकलने के लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, चाहे फिस्कल साइड हो, मॉनेटरी साइड हो, ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। जी सादिया। बिल्कुल, रमा माली साल का इक़्तिसादी जायज़ा पेश किया तो वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से महंगाई बढ़ी है। उन्होंने इसकी भी बहुत सारी वजूहात बताई और ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर भी बहुत सी ऐसी वजूहात बनी, जैसे कि यूक्रेन वॉर के हवाले से आपने जिक्र किया कि ये तमाम वो वजूहात थी जिनके बाद हम देखते हैं कि आलमी सतह पर भी महंगाई बहुत ज़्यादा हुई और पाकिस्तान में भी नो डाउट महंगाई बहुत ज़्यादा हुई। और उन्होंने साथ ही साथ ये बात भी कह दी है, यानी कि किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं दिलाई कि आगे बजट में महंगाई में किसी हद तक कोई कमी आएगी। और उस IMF से बातचीत के मामले को भी उन्होंने कहीं ना कहीं तस्करा करते हुए कहा है कि अगर वहां पर किस्त अता करनी है और टैक्स लेना है तो फिर ऑब्वियस कहीं ना कहीं महंगाई जरूर बढ़ेगी। इसके साथ साथ उन्होंने नंबर्स बताते हुए कहा कि FBR ने रवां साल मई तक 6,210 अरब रुपए का टैक्स जमा किया है और 31 मार्च तक FBR का हदफ 7 लाख नए टैक्स पेयर्स को रजिस्टर करना था। वजीर खजाना ने मजीद इस बारे में बताया कि जुलाई अप्रैल तक प्राइमरी बैलेंस सरप्लस है। करंट अकाउंट खसारे में अप्रैल तक 77% बेहतरी हुई है। ठीक, इन्हीं तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं मीर साहब। नईम मीर साहब, आज के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो आदाद शुमार इस वक्त सामने आए, आपने भी उनकी स्पीच सुनी होगी। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में अगर ग्रोथ अगर कम हुई है तो बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं। और फिर टैक्सेस के हवाले से कहा गया कि जनाब 16.1% जो है वो ग्रोथ है, लेकिन ये टैक्सेस किस तरीके से जमा किए जा रहे हैं, किन स्टेजेस के ऊपर जमा किए जा रहे हैं और किस मोड में जमा किए जा रहे हैं और उससे इकॉनमी कितनी हैम्पर हो रही है। बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है इकॉनमी, पिछले 1 साल में बड़ी ब्लीक पिक्चर इस वक्त पेश की गई है। मीर साहब देखें जी, जाहिर है कि अगर ग्रोथ रेट आपका जो है वो 0.3% पे आ जाएगा तो इससे ज़्यादा तो तशवीशनाक बात और तो कोई हो नहीं सकती। देखें, इस वक्त आपका जो आबादी की शरह का जो रेट है वो मेरा ख्याल है वो भी कोई 2.5% या 3% के करीब है। तो अगर आप 2.5-3% की शरह से तरक्की करें तो आपकी तरक्की 0 होती है आबादी पर, इसको जब तकसीम किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो ग्रोथ चाहिए तकरीबन 6 से 8% के बीच, तब जाकर हमारे मसले हल होंगे, तब हमारे पास ज़्यादा रेवेन्यू भी होगा, तब हमारे पास रोज़गार के मौके भी होंगे और तब जो है वो मुआशी सरगर्मियाँ बहाल होंगी और सरमायाकार का जो
कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा और बैरूनी दुनिया से फिर पाकिस्तानी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, क्योंकि उन्हें कारोबार नज़र आएगा, मौके नज़र आएंगे और मुनाफा नज़र आएगा। और एक जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमें दरपेश है वो है महंगाई। और मेरा ख्याल है कि जब डार साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं उनकी इस बात से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि डीवैल्यूएशन जो करेंसी की गई है और जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसको आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बना दिया गया है, और जिस तरह करेंसी को फ्रीली फ्लोट करने की इजाज़त आपने डॉलर को दे दी है, तो उसके नतीजे में जो हमारी करेंसी जो है वो डीवैल्यू हुई है। और इसमें जो मुख्तलिफ लोग हैं जो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं और इन्होंने भी फ़ायदा उठाया है। और इसमें मैं समझता हूँ कि करेंसी जो है ये करेंसी नहीं रही बल्कि ये प्रोडक्ट बन गई है, कमोडिटी बन गई है और इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। तो उसके नतीजे में जो है वो महंगाई का एक तूफ़ान आया है। और यही बात है कि इन्फ्लेशन जो है वो थमने को नहीं, और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर साथ साथ आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ जाता है। और इस वक्त जो है वो 21% का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो मेरा ख्याल है कोई भी कारोबार सस्टेन ही नहीं कर सकता। आप जो है ये जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इनको बहुत माइन्यूटली और बहुत गौर से इसको परसू करते हैं। बात सारी है कि पाकिस्तान में दो चीज़ें, सिर्फ अगर आप अपनी करेंसी डिवैल्यूएशन को देखें और फिर आप पॉलिसी रेट को देखें, शरह सूद को देखें, तो हमारे यहाँ हमेशा महंगाई को कर्टेल करने के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए इन्हीं दोनों टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मॉनेटरी साइड पे भी और फिस्कल साइड पे भी। ये हमारा मसला तो सप्लाई साइड का है। हमारा इन्फ्लेशन जो है वो आपके डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है कि पाकिस्तान में चीज़ों की या किसी भी एक कमोडिटी की बहुत ज़्यादा तलब हो गई तो इस वजह से उसको रेट नीचे करने के लिए आप जो है ये मेजर्स लें। पाकिस्तान का मसला तो सप्लाई कंस्ट्रेन का है हमारे यहाँ। तो ये जो दोनों टूल्स हैं इसको आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में सही इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए बात सुने, बात यह है कि इन दो टूल्स को तो ज़रा आप एक साइड पर रखें ना। सबसे बड़ा मसला तो हमें जो ग़ज़ाई किल्लत है उसका सामना है। आप देखें कि हम 24 करोड़ नफूस हो चुके हैं और हमारे पास गंदम नहीं है, हमारे पास एडिबल ऑयल नहीं है, हमारे पास दालें नहीं हैं खाने के लिए, हमारे पास तो ग़ज़ा नहीं है। हमें तो ये ग़ज़ा जो है ये बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो बात यह है कि हमें तो सोचना है कि हमने कौन कौन सी अपनी तरजीहात कैसे कैसे तय करनी है। देखें, आप एक्सपोर्ट की बात तो करते हैं, बड़ी अच्छी लगती है बात, डीवैल्यू कर दें जी तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे एक आप बात बताएं कि जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है? ये 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की कॉटन वो सारी हमने बाहर से जो है मंगवाई है। जो हम कॉटन प्रोड्यूसर और टेक्सटाइल जो है जी वो एक्सपोर्टर और बड़े हम बने फिरते हैं। हम कॉटन बाहर से मंगवा लेते हैं, मशीनें हमने बाहर से मंगानी है, फिर उस मशीनों को चलाने के लिए उस प्रोडक्शन के इदारे को चलाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, एनर्जी रिसोर्सेज, बिजली वगैरह, वो भी हमारे उस तेल से बननी है जिस पर हमारे अरबों डॉलर खर्च होने हैं। तो बात यह है कि देखें, पाकिस्तान जो है वो कभी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो मुल्क है ना जी, वो एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क नहीं बन सकता। इन हालात के अंदर हमें वो चीज़ें जो हैं वो उनकी पैदावार करनी है कि जहाँ रॉ मटेरियल भी जो हमें यहाँ पर अवेलेबल हो और उन्हें हम जो है वो फिनिश गुड्स की शक्ल दे सकें। और सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक डिमांड तो पूरी करें। आप मुझे बताएं कि आप कपड़ों की दुकानों पर चले जाएं, आज आपको वहाँ पर नज़र आएंगे जी मेड इन बांग्लादेश, मेड इन चाइना, चाहे बच्चों की हौजरी है, चाहे वो बड़ों के जो हैं वो कपड़े हैं और उनका सामान है। तो मैं इस सूरत हाल में मुझे आप ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि ये जो है ना हम खुद अपने लिए ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने लिए, अपने 24 करोड़ आवाम के लिए जो है हम प्रोडक्शन कर नहीं सकते, और हम कह रहे हैं कि हमने बैरूनी दुनिया को एक्सपोर्ट करनी है। तो ये बात मेरी भी समझ से बाहर है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपके नेचुरल क्लैमिटी है, इतना बड़ा 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का, लाइव स्टॉक का, एग्रीकल्चर का बेपनाह। लेकिन वो जो वादे किए जा रहे थे, अभी तक प्लेजेस हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से प्लेजेस आई हैं हमारे सामने, लेकिन वो चीज़ें नहीं आई जो हमें डॉलर मिलनी चाहिए थे। एक तो वो भी कंस्ट्रेन है ना, फिर IMF प्रोग्राम भी हम बावजूद इसके कि 9th रिव्यू जो है हम उनके सामने रख चुके हैं, लेकिन वो कंक्लूड नहीं हो पा रहा, सारे उनके मुतालबात हम मान चुके हैं। तो आपको लग रहा है कि इस वक्त ये जो प्रोग्राम्स हैं ये ज़रा थोड़े से पोलिटिसाइज हैं, वो पॉलिटिकल एंगल उसमें है उसका? देखें जी, ये पॉलिटिकल एंगल जो है ना जी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंगल है। देखें मेरी बात सुने, देखें हम ना लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं और बैरूनी दुनिया को ख़ास तौर पर हम जो है ना वो बहुत जो है ना आसानी से समझते हैं कि हम उनको मामू बना लेंगे। ऐसा अब होने वाला नहीं है। देखें यहाँ पर कोविड आया,
तो हमने कोविड में भी जो लोग नहीं भी कोविड का शिकार थे, हमने उनको भी कोविड में डाल दिया और हमने कहा जी कि इतने लोग हमारे कोविड का शिकार हो गए हैं, बैरूनी दुनिया हमारी मदद करे, हम तो फंस गए, हम मर गए। और आप यूं देखें कि हमने कोविड के एसओपीज को वायलेट किया और हम अपनी इंडस्ट्री चलाते रहे और हमने अपने तिजारत को बंद कर दिया कोविड में, दुनिया को दिखाने के लिए जी हमारा तो कारोबार और हर चीज़ बंद हो गई और वो कोविड का जो माल आया वो सारा हजम हो गया और हमने अपने लोगों पर खर्च नहीं किया, हम खुद खा गए, वो जो लोग बाख्तियार थे। अभी ये सैलाब की बात है, देखें सैलाब आया, हम पूरी दुनिया से फिर अपनी कशकोल उठा के निकल गए और मांगे तांगे कि हमने पैसे वैसे इकट्ठे किए। अब जब आप किसी से पैसे मांगते हैं तो वो आप पर शराय लगाता है। जब आप IMF के पास जाएंगे, किसी और मुल्क के पास जाएंगे, तो आपकी खारजा पॉलिसी जो है वो आपको पैसे दिलाएगी कि आप खारजा महाज पर खड़े किसके साथ हैं, किस ब्लॉक के साथ आप अपना सपोर्ट कर रहे हैं, किस ब्लॉक के मुखालिफ चल रहे हैं। हम जो है ना ये मांगे तांगे की ज़िंदगी को छोड़ें और हम अपने वसाइल में अपनी चादर में रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारें और हम जिसके दोस्त हैं इसके एक दफ़ा दोस्त बन जाएं और मुखलस दोस्त बन जाएं। और जब हमारा ये रवैया होगा, जब हमारा ये एटीट्यूड होगा ना, तो जिनके हम मुखलिस दोस्त बने होंगे उनको वो भी हम पर एतमाद होगा और वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। आपकी सारी बातें बजा सर, आपकी सारी बातें बजा। बात यह कि जब हम कशकोल लेकर जाते हैं तो वो उसी वक्त जाते हैं ना कि हमारे यहाँ डिस्पैरिटी है, टैक्सेस के हवाले से डिस्पैरिटी है। बहुत बड़ा सेगमेंट आपके अपने सेक्टर का, होलसेल का, ट्रेड का, रिटेलर का, ये टैक्स नेट से बाहर है। बहुत कोशिश की, मुशर्रफ रिजीम में बहुत कोशिश हुई ताजरों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आने की, शौकत तरीन ने बड़ी कोशिश की पॉइंट ऑफ POS मशीन जो है वो लगाने की, लेकिन नहीं आते लोग टैक्स नेट के अंदर। तो फिर अल्टीमेट तो यही होगा ना कि फिर कशकोल लेकर जाया जाएगा। और वो लोग जो कि इस वक्त पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, जो तनख्वाहदार तबका है जिसका एट सोर्स डिडक्शन होता है, या तो फिर उसको भी निकलवा दे। उन लोगों ने क्या कसूर किया है मीर साहब? नहीं भाई देखें, ऐसी बात नहीं है। ये जो बातें आप कर रहे हैं ना कि लोग टैक्स नहीं देते, मैं इससे इत्तेफाक ही नहीं करता। लोग टैक्स देते हैं लेकिन वो शुमार नहीं होता क्योंकि वो रिटर्न जमा नहीं कराते, क्योंकि रिटर्न जमा करानी है आपने FBR के प्रिस्क्राइब्ड तरीक़ेकार के मुताबिक। जो प्रिस्क्राइब्ड तरीक़ेकार है वो हमने भी उधार लिया हुआ है मगरिब से, हमने उधार लिया हुआ है अपना बैरूनी दुनिया से, UK से या अमेरिका से। अब बात यह है कि हमें अपने निज़ाम को अपने लोगों की समझ बूझ फहम और शऊर के मुताबिक बनाना है। हम वो निज़ाम तो बनाते नहीं क्योंकि हम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का पेचीदा निज़ाम बना देते हैं जो हर वक्त रिश्वत और करप्शन की जो है वो आमाजगाह बनता है, क्योंकि हमारे इदारे ने जो है ना वो माल बनाना होता है, उन्हें खांचे लगाने होते हैं। मैं आज भी आपको वसूख से कहता हूँ, आप सादा आसान निज़ाम लाएँ। अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जी हमारी 21% बैंकिंग जो है वो शरिया की बुनियाद पर होगी और बाकी को भी इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। मैं आपसे आपके चैनल की वसातत से हुकूमत पाकिस्तान और रियासत से मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या वजह है कि हम 2.5% की शरह से फिर ज़कात का निज़ाम क्यों नहीं नाफिज कर देते? देखें, हमें अपना निज़ाम भी तो कोई लाना है ना। हाँ, हर चीज़ मांगे तांगे की, और फिर जब वो मांगे तांगे की और जो हमारे कल्चर में और हमारे सिस्टम में चीज़ें फिट नहीं आती, नाकाम होती हैं, तो फिर अपने लोगों को हम ब्लेम करते हैं। ये ज़्यादती है। अच्छा मीर साहब, अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़ाहिर है कि बहुत सारी और भी चीज़ें जो डिस्कस करनी है और ट्रांसमिशन हमारी जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।